हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है उसको जानेंगे, फिर हम लोग यह जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को होल्ड करें या सेल करें, या जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें यह चीज जानना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया है वह पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हमें आईपीओ के डिटेल्स को देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 6 जनवरी 2025 से लेकर 8 जनवरी 2025 तक था, यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इसका जो प्राइस बैंड था 133 रुपए से 140 रुपए था, यानी कि इस आईपीओ के पर शेयर का जो प्राइस था वह 133 रुपए से लेकर 140 रुपए के बीच में था। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 13 जनवरी 2025 था। और यह शेयर बीएससी पर 176 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, यानी कि बीएससी पर लिस्ट होते ही 25% का रिटर्न दिया। और यह शेयर एनएससी पर 172 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, एनएससी पर इसका 22% का लिस्टिंग गेन था। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 410 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 210 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 200 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और वहीं पर जो ओएफएस से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग कंपनी को आईपीओ लाने का पर्पज क्या था इसको समझते हैं। पहला पर्पज यह था कि यह कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी यस2 इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करेगी मशीनरी और इक्विपमेंट परचेस करने के लिए। और दूसरा पर्पज यह था कि यह कंपनी अपने कुछ डेप्ट को भी रीपेमेंट करेगी, यानी कि उसके ऊपर जो डेप्ट था उसको कम करेगी। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को देखते हैं। यह कंपनी 2012 में स्टेब्लिश हुई थी। यह कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट जैसे रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम एक्सेट्रा मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके साथ यह कंपनी ग्लास लाइन, स्टेनलेस स्टील और निकल एलॉय से बने स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करती है। और यह कंपनी पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन लाइन, पाइपलाइन एंड फिटिंग्स की भी सप्लाई करने वाली टॉप 3 कंपनियों में आती है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट को फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, फूड एंड बेवरेज, बायोटेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर सेक्टर में यूज किए जाते हैं। और इस कंपनी के तेलंगाना में 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं। और इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि इस कंपनी के अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिससे इस कंपनी को रिपीट ऑर्डर्स मिलते हैं। इसके साथ इस कंपनी के 347 कस्टमर हैं। अब हम लोग इस कंपनी के रेवेन्यू का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह कंपनी अपने रेवेन्यू का 64.6% रेवेन्यू मेटल इक्विपमेंट एंड पंप से जनरेट करती है, वहीं पर 32% रेवेन्यू ग्लास लाइन इक्विपमेंट से जनरेट करती है, और पीटीएफई लाइन इक्विपमेंट से 3.4% रेवेन्यू जनरेट करती है। और इसके रेवेन्यू का लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखे तो यह कंपनी इंडिया से 94% रेवेन्यू जनरेट करती है, और वहीं पर आउटसाइड ऑफ इंडिया से 6% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के बिजनेस को देखा। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर में काम करती है, और वहीं पर कंपनी का बिजनेस इंडिया में भी है और इंडिया के अलावा और भी देशों में है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 241 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 500 करोड़ हो गया, और 2024 में 549 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखा है। और वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 25 करोड़ था, और 2023 में 25 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ हो गया, और 2024 में 60 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। और इसके नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ 2022 में 69 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 156 करोड़ हो गया,
2024 में 409 करोड़ हो गया। तो कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है और कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ता हुआ दिखा है पिछले 2-3 सालों से, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी का बोरोइंग भी बढ़ा है। अगर यही बोरोइंग घटता तो एक अच्छी बात रहती इस कंपनी के लिए, लेकिन अगर कंपनी लोन ले रही है तो उसका सही यूज भी कर रही है, प्रॉफिट जनरेट भी कर रही है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 10% से बढ़ा है, वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12% से बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा है, कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 20.74% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वहीं पर कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.49% है, जो कि बहुत अच्छा है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32% है, जो कि 1 से कम है। और किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब उस कंपनी पे कम कर्ज है। और वहीं पर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.74% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और कंपनी का पैट मार्जिन भी 10.92 है, जो कि डिसेंट है। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 5 है। यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ज्यादा है। और वहीं पर कंपनी के EPS की बात करें तो EPS यानी अर्निंग पर शेयर IPO से पहले 3.25 था और वहीं पर IPO के बाद 3.64 हो गया। तो कंपनी का EPS उतना कुछ खास नहीं है। और कंपनी का PE रेशियो IPO से पहले 43 था और वहीं पर IPO के बाद 38.5 हो गया। तो कंपनी का PE रेशियो घटा है, यानी कि अंडर वैल्यूड है यह शेयर अभी। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 3,799 करोड़ है, यानी यह कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है। तो अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फंडामेंटल को देखा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, कंपनी के ऊपर कम कर्ज है। तो कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल ठीक ठाक है। अब हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। इस कंपनी के प्रमोटर नागेश्वर राय, कंडुला कृष्णा, कंडुला रामकृष्णा, वेंकटा मोहन राव, ये सभी इस कंपनी के प्रमोटर है। IPO से पहले इसके जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वह 72.49% थी और वहीं पर IPO के बाद इसके जो प्रमोटर की होल्डिंग है वह 60.41% है। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी भी होल्डिंग अच्छा खासा देखने को मिल रही है। अब हम लोग इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट या रिस्क को देखते हैं। पहला रिस्क यह है कि इस कंपनी के सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तेलंगाना में है। तो अगर किसी वजह से तेलंगाना क्षेत्र में कोई दिक्कत आती है तो इसके बिजनेस पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का 88% रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर से आता है। तो अगर किसी वजह से इस सेक्टर में गिरावट आता है तो इसके रेवेन्यू पे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। तो यह थी इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट। तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन यह है इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वह डिसेंट है, न तो ज्यादा खराब है न ही ज्यादा अच्छा है। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वह एवरेज से अच्छा है। तो इस शेयर को होल्ड करके लंबे समय तक रख सकते हो। और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं और थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है तो इसके शेयर में थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकता है, तब वहां पर वो बाइंग कर सकते हैं। मेरा ऐसा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पर ओपिनियन दिया है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो अपने रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर इस शेयर में इन्वेस्ट करें। बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।